हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ समसामयिक घटना चक्र की एक सीरीज़ लेकर आए थे और इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपके साथ पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को जब तक क्लियरिफाई नहीं कर पाते, जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू उनको अच्छे से चेक नहीं कर लेते। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का एक बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और फिर उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू क्लियरिफाई करें। तो यहाँ पर इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपकी प्रिपरेशन में एक फाइनल टच देने के लिए इंश्योर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इस वीडियो में आज का हमारा चैप्टर है केंद्रीय मंत्री परिषद। यहाँ पर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं और इस मंत्री परिषद को जो हेड करते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 क्लोज 1 में बोला गया है कि भारत में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करेगी, यानी कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करेंगे। भारत के संविधान में मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किए गए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था, इसमें बोला गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को सलाह देगी, राष्ट्रपति अपने सभी कार्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेंगे। इसके बाद 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में लाया गया था, इसमें बोला था कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की किसी भी सलाह को पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद उस सलाह को बिना पुनः विचार के या फिर बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है तो इस केस में राष्ट्रपति को वह सलाह माननी होती है बिना किसी विरोध के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ना कि प्रधानमंत्री में। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और जो आपके अदर मंत्रीज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की एडवाइस पर, उनकी सलाह पर। थर्ड में दिया गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। फोर्थ में दिया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों, तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर यह बोला गया है कि यह जरूरी नहीं है कि जब प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट हो रही हो, यानी कि जब उन्हें नियुक्त किया जा रहा हो, उस समय वह संसद के किसी सदन के सदस्य हों, ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद 6 महीने के अंदर उन्हें संसद के किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर 6 महीने का टाइम दिया गया है। 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर फर्स्ट नहीं दिया गया है और बाकी जो आपके जो आपके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें सब में फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, तो आप इसे एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है।
आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 53 क्लोज 1 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार अपनी मर्जी से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। आर्टिकल 74 क्लोज 1 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। आर्टिकल 75 क्लोज 1 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 75 क्लोज 5 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्री परिषद में भी शामिल हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। आप संसद के किसी भी सदन के सदस्य बन सकते हैं 6 महीने के अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही बताइए। आपको भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र नेता होता है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का रियल हेड होता है, नाम मात्र का हेड नहीं होता। बी में दिया गया है कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो आपकी सेकंड ऑप्शन जो आपका ऑप्शन बी है वो भी बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। आपके थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि मंत्रियों में से किसी भी मंत्री को वह बर्खास्त कर सकते हैं। और फोर्थ में दिया गया है ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट है उसमें ऑप्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, कॉन्ट्राडिक्ट है। इसे आपको ये देखकर पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के संविधान के आर्टिकल 74 क्लोज 1 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसके प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो उस दल का नेता होता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति नॉर्मली ऐसा होता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो उस दल का नेता होता है या फिर जिसे लोकसभा में बहुमत मिला होता है और जिसे और भी जो अलग अलग राजनीतिक पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, उनमें सबका सपोर्ट मिला होता है और जिसे लोकसभा में विश्वास मिला होता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल 75 क्लोज 3 के तहत मंत्री परिषद यानी जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री एडवाइस देते हैं और राष्ट्रपति उस मंत्री को बर्खास्त करते हैं। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वह मंत्री परिषद के वास्तविक नेता होते हैं, रियल हेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है। यहाँ पर आपको फिल करना है कि भारत का मंत्री क्या होता है। निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है या फिर ई इनमें से कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, नियुक्त होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह कहाँ का मुख्य होता है। ए राज्य सरकार का, बी केंद्रीय सरकार का, सी राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का, ऑप्शन डी में बोला गया है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। भारत में जो केंद्रीय सरकार होती है इसका व्यवहारिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसलिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। और इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो लोकसभा में बहुमत जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होती है या फिर जो गठबंधन की सरकार बनती है उनमें जो नेता होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में प्रावधान है दायित्वों का। आर्टिकल 78 में कुछ कर्तव्य दायित्व दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो कौन से दायित्व हैं। ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष के, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति के, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के और ऑप्शन डी में बोला गया है कि प्रधानमंत्री के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में कुछ दायित्व और कर्तव्य दिए गए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के दायित्व होते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है जिसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य होते हैं कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी केंद्र के कार्यकलाप होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति मांगे वह प्रधानमंत्री को उन्हें देनी होती है। सेकंड में बोला गया है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उन्हें देनी होती है। थर्ड में बोला गया है कि किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया हो, यानी कि कोई भी ऐसा विषय जिस पर किसी भी मंत्री ने डिसीजन लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई डिसीजन ना लिया हो, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखना। यहाँ पर यह बोला गया है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिस पर किसी एक मंत्री ने डिसीजन ले लिया है लेकिन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उस पर डिसीजन नहीं लिया तो उस चीज़ को राष्ट्रपति के सामने रखना। ये सभी कर्तव्य दायित्व प्रधानमंत्री के होते हैं आर्टिकल 78 के अंडर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट में किस टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है। ऑप्शन ए शासन के सभी मंत्रीगण, ऑप्शन बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री और ऑप्शन डी में दिया गया है कि राज्य मंत्रीगण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं कैबिनेट में। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। कैबिनेट या मंत्रिमंडल जो आपकी कैबिनेट होती है आप उसे मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्रिमंडल जो होता है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के साथ में, लेकिन जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ में राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। और जो भारत के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह आर्टिकल 352 में किया गया है। भारत के ओनली आर्टिकल 352 के अंडर में मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 7 कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर फिर से आपसे ये पूछा गया है कि कैबिनेट में कौन से मंत्री सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए मंत्री स्तर के सभी मंत्री, ऑप्शन बी केवल कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और डी में दिया गया है कि कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल कैबिनेट मंत्री। जो हमारी कैबिनेट होती है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है और वह है, यहाँ पर बोला गया है कि भारत के संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द है इसका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया गया है। तो आपको बताना है कि यह किस आर्टिकल में होता है।
आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 356 में और आर्टिकल 76 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल 52 में, भारत के संविधान के आर्टिकल 52 में मंत्रिमंडल के शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल आर्टिकल 352 के अंडर क्लोज 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करेगा। यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति जो इमरजेंसी लगाते हैं वह तभी लगा पाएंगे जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में देगा कि अब ये आपातकालीन की स्थिति लगानी चाहिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से ये उपबंध लागू हुआ था। आर्टिकल 352 क्लोज 3 में बोला गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 352 क्लोज 3 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से सही कथन के बारे में बताना है। फर्स्ट में बोला गया है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सृजन किया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो कैबिनेट के सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा भारत सरकार के जो भी मंत्रालय और विभाग होते हैं इनका सृजन किया जाता है। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। सेकंड में बोला गया है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी मंत्रालय होते हैं वह मंत्रियों को दिए जाते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है जिसमें बोला गया है ओनली 2। आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। जो कैबिनेट सचिव होता है वह कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में और कार्य संचालन के से रिलेटेड जो भी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम जो 1961 के तहत लाया गया था, सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह किसी भी मंत्री को नियुक्त करते हैं और उन्हें मंत्रालयों का बंटवारा करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। जो जितने भी मंत्रालय होते हैं और विभाग होते हैं वह मंत्रियों के बीच में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा बांटे जाते हैं, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास होती हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वह किसके पास होती हैं। ऑप्शन ए संसद के पास, बी प्रधानमंत्री के पास, सी राष्ट्रपति के पास और डी में बोला गया है कि नौकरशाही। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन में जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वह प्रधानमंत्री के पास होती हैं और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वह राष्ट्रपति के पास होती हैं। भारत का जो नॉमिनल हेड होता है वह राष्ट्रपति होता है और रियल हेड प्रधानमंत्री होता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, क्योंकि सभी कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, तो इसलिए वह नाम मात्र कार्यकारी होता है। लेकिन जो रियल पावर होती है वह प्रधानमंत्री के पास होती है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। आर्टिकल 74 क्लोज 1 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों का प्रयोग इन्हीं की सलाह पर करते हैं, इनकी सलाह के अनुसार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है।
फर्स्ट में बोला गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इसमें बोला गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह भारत सरकार के जो भी कार्य होते हैं उन्हें सुविधापूर्वक कराए जाने के लिए और जो मंत्रियों में कार्य का बंटवारा होता है उनके लिए नियम बनाएंगे। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में बोला गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक जो भी शक्तियां होती हैं, कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। इसमें ये बोला गया है कि भारत सरकार में जो कार्यपालिका की जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं वह सभी प्रधानमंत्री के नाम पर की जाएंगी। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत सरकार में जो कार्यपालक जो कार्यवाहियाँ होती हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ओनली वन। यहाँ पर आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 77 क्लोज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। आर्टिकल 77 क्लोज 3 में राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उनके कार्यों का बंटवारा किए जाने के लिए नियम बनाएगा। इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बोला गया है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह पार्लियामेंट के अपर हाउस के सदस्य होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। जब अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री अपने पक्ष में वोट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन बी में बोला गया है वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। ऑप्शन सी में बोला गया है कि वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, यानी कि अपना भाषण सिर्फ उच्च सदन में दे सकते हैं। ऑप्शन डी में बोला गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 महीने के बाद में निम्न सदन यानी कि लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य होते हैं तो उन्हें जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसमें अपने लिए वोट करने नहीं दे सकेंगे, यानी कि वह अपने लिए वोट नहीं कर पाएंगे। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण के लिए लोकसभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे और अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अगर वह लोकसभा में पारित हो जाता है तो जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है मंत्रिपरिषद उसे सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनसे पद से हटाने के लिए विवेचित करता है। यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसे हटाने का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, आर्टिकल 75। भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसे पद से हटाने के लिए विवेचित करता है। आर्टिकल 75 क्लोज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा
और जो मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। आर्टिकल 75 क्लोज 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यहाँ पर बोला गया है आर्टिकल 75 क्लोज 2 में कि जो मंत्री होते हैं वह अपनी पोस्ट पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि भारत के प्रधानमंत्री संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए संसद का सदस्य ही नहीं होते, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य होते हैं और ऑप्शन डी में बोला गया है कि दोनों सदनों का सदस्य होता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है, लोकसभा के सदस्य होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो लोकसभा होती है उस लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि सिर्फ लोकसभा का या सिर्फ राज्यसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर आप किसी भी सदन के सदस्य हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य ही होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य होता है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो उसे प्रधानमंत्री के पद धारण करने के 6 महीने के अंदर ही संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय में ऑप्शन ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना अनिवार्य होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन है वो है आंसर है जो वो आपका ऑप्शन ए है। आगे फिर भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी में बोला गया है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए और डी में बोला गया है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का ही सदस्य हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बोला गया है कि जिस समय भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है उस समय वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य अवश्य रूप से होना चाहिए। अगर फिर भी वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह नियुक्ति के बाद 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य माना जाता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल 75 क्लोज 5 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए जाने के 6 महीने के अंदर उसे किसी भी एक सदन, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, का सदस्य बन जाना आवश्यक होता है। और अगर वह किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेते हैं तो 6 महीने के बाद वह अपने पद पर नहीं रहते, उन्हें हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल, 25 साल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 25 साल। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया दिया गया है वो है एज 25 और जो प्रेसिडेंट के लिए एज दी गई है वो है 35। आगे देखेंगे।
यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आपका ऑप्शन बी करेक्ट था। 25 एज दी गई थी, जिसमें संविधान के आर्टिकल 75 क्लोज के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और वह संसद के सदस्य लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य होता है। ये जरूरी होता है कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों या फिर 6 महीने के अंदर वह किसी भी सदन की सदस्यता ले। लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक होता है। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो आपकी एज मिनिमम 25 होनी चाहिए, और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एज मिनिमम 30 होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वो है एज 25 एज। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त या चुना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद के द्वारा चुना जाता है, सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 75 क्लोज 1 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त जो पार्टी होती है उनके द्वारा जो उनके नेता को नॉमिनेट करते हैं वह संसद का सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर होता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। नॉर्मली क्या होता है कि जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता राष्ट्रपति चुना जाता है, या फिर जब गठबंधन की सरकार बनती है तो जो सबकी मर्जी से जिस व्यक्ति को नेता चुना जाता है उन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। लेकिन जब लोकसभा में कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको बताना है कि प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। सेकंड में बोला गया है कि इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। आपका ऑप्शन बी भी गलत है। सी में बोला गया है कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिमंडल में जो मंत्री के रूप में कार्य कर रहे होते हैं उन व्यक्तियों को अपनी मर्जी से चुन सकता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। डी में बोला गया है अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये भी आपका गलत है। यहाँ पर भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूरा अधिकार होता है जो उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्तियों को भी मंत्री बना सकता है। जो संसद के बाहर के व्यक्ति होते हैं उन्हें भी मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, परंतु उस मंत्री को 6 महीने के अंदर संसद के सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, चाहे वह लोकसभा में सदस्यता ले चाहे राज्यसभा में। ऐसा ना होने पर उन्हें 6 महीने के बाद मंत्री के पद से मुक्त कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ऐसा आर्टिकल 75 क्लोज 5 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री चुना गया है लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं है तो वह केंद्र में कितने टाइम तक मंत्री रह सकता है? 1 साल तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक या फिर 1 महीने तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 6 महीने तक।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केंद्र के लिए मंत्री चुना गया है लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होती है, और अगर वह 6 महीने तक ऐसा नहीं करता है तो 6 महीने के बाद उसे मंत्री के पद से हटा दिया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। यहाँ पर फिर से ये पूछा गया है कि अगर कोई भी मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से कितने टाइम के बाद हटा दिया जाता है। ऑप्शन ए 6 महीने बाद, ऑप्शन बी 1 साल के बाद, ऑप्शन सी 2 साल के बाद और ऑप्शन डी 3 साल के बाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 6 महीने के बाद। 6 महीने तक वह 6 महीने तक वह मंत्री के पद पर रह सकता है, लेकिन अगर वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे 6 महीने के बाद हटा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि पार्लियामेंट के बारे में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आपको इनकरेक्ट चूज करना है। ऑप्शन ए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत में जो संसदीय प्रणाली है, भारत के संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है। ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला गया है कि संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना होता है। सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। थर्ड में बोला गया है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है। यहाँ पर बोला गया है कि जो मंत्रिमंडल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी जो सदस्यता होती है, मेंबरशिप होती है, वो सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा के मंत्री भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी गलत है और यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ही बताना था, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। डी में बोला गया है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें ऑप्शन सी को इनकरेक्ट बताया है क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसे फिर 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो 6 महीने के बाद उसे मंत्री के पद से हटा दिया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह किसके लिए जवाबदेह होता है। ए, मंत्रिमंडल के लिए, बी, राष्ट्रपति के लिए, सी, लोकसभा के लिए, डी, राज्यसभा के लिए, और ई में दिया गया है कि इनमें से किसी के भी लिए नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, लोकसभा के लिए। भारतीय संविधान में आर्टिकल 75 क्लोज 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वह कलेक्टिव रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है। फर्स्ट, लोकसभा के प्रति, सेकंड, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, थर्ड, आर्टिकल 75 क्लोज 3 के अनुसार, और आर्टिकल 74 क्लोज 3 के अनुसार। तो आपको इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और आर्टिकल 75(3) के अनुसार उत्तरदायी होती है। आगे देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन। संविधान के आर्टिकल 75 क्लोज 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह एक संवैधानिक बाध्यता है क्योंकि यह आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 75। क्वेश्चन नंबर 24। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ए, राष्ट्रपति के, बी, प्रधानमंत्री के प्रति, सी, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति, और डी में दिया गया है संसद के प्रति।
तो यहाँ पर जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों ऑप्शन ही गलत हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 क्लोज 3 के अंडर में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं सभी गलत हैं, क्योंकि इनमें कहीं पर भी लोकसभा नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए संसद के, बी राष्ट्रपति के, सी लोकसभा के अध्यक्ष के और डी में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के। तो यहाँ पर भी आपके चारों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है आर्टिकल 75 क्लोज 3 के अंडर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी राज्यसभा के प्रति और डी लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो हमारी संघीय मंत्रिपरिषद होती है उसके मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए प्रधानमंत्री के, बी राष्ट्रपति के, सी संसद के प्रति और डी में दिया गया है केवल लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। संघ में जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 क्लोज 2 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और आर्टिकल 75 क्लोज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। आपका फर्स्ट कथन यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में दिया गया है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो संघ के मंत्री होते हैं वह प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें दिया गया है कि ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 29 एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर ये जो आपको एसर्शन दी गई है ये गलत है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वह सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो यहाँ पर आपका जो एसर्शन है वो इनकरेक्ट है। रीज़न, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो आपका रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें एसर्शन गलत और रीज़न सही बताया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 75 क्लोज 3 में संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है, और अगर वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें आर्टिकल 75 क्लोज 5 के अंडर में 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से सही कथन को चूज करना है। फर्स्ट, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो हमारे केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है वह संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो आपका फर्स्ट कथन दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि संसद के प्रति नहीं बल्कि संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए।
सेकंड में बोला गया है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड, विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। जो भी हमारी विधि निर्माण होती है उनका जो प्रस्ताव रखा जाता है उसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट इसमें गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के आर्टिकल 75 क्लोज 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति, क्योंकि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है वह संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा व राज्यसभा दोनों आते हैं संसद में। आर्टिकल 75 क्लोज 2 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। आर्टिकल 75 क्लोज 1 में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है, ये ड्यूटी होती है कि वह संघ के कार्यकलाप के जितने भी प्रशासन संबंधी और विधान से संबंधी प्रस्तावनाएं होती हैं उन सभी की मंत्रिपरिषद के विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं प्रधानमंत्री की ड्यूटी होती है कि उन्हें राष्ट्रपति को बताए। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो भारत के संविधान में नहीं है लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। ऑप्शन ए, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। सी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। डी, अपनी पदावधि समाप्ति से पहले ही राष्ट्रपति, पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के जो निम्न सदन के अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का वहन करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वह मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं और आर्टिकल 75 में ऐसा दिया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारा मानना क्या है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वह जब लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो उन्हें त्यागपत्र दे देना होता है। ये बात आपके संविधान में नहीं लिखी गई है लेकिन फिर भी इसका पालन किया जाता है। आगे देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर बोला गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो देते हैं तो वह त्यागपत्र दे देते हैं, लेकिन इसका उल्लेख कहीं पर भी संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था आर्टिकल 75 क्लोज 3 में की गई है और यही कारण है कि वह बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर कार्यपालिका किसके अधीन रहकर अपने कार्य करती है। ऑप्शन ए, न्यायपालिका, बी, विधायिका, सी, चुनाव आयोग और डी, संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के अधीन रहकर अपने कार्य करती है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अंडर में अपने कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। जो हमारी कार्यपालिका होती है उसका गठन विधायिका के सदस्यों में से किया जाता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो मंत्रिपरिषद रख सकती है। ए, अविश्वास प्रस्ताव, बी, भर्त्सना प्रस्ताव, सी, स्थगन प्रस्ताव और डी, विश्वास प्रस्ताव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जा सकता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संसद में विश्वास प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस
समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार के द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृत और अस्वीकृत किया जाता है। जो हमारा विश्वास प्रस्ताव होता है उसे लोकसभा के अंदर ही स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब जो विश्वास प्रस्ताव होता है उसे लोकसभा में ही लाया जाता है, और वह तब लाया जाता है जब लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना जरूरी होता है। भर्त्सना जो प्रस्ताव होता है और स्थगन प्रस्ताव भी सामान्य विपक्ष के द्वारा ही लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है? यहाँ पर बोला गया है कि कौन से सदन में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह बहुमत से पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी दोनों सदनों के अलग अलग, और डी में दिया गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का बहुमत से पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कोई मंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है और त्यागपत्र देने के बाद अगर उसे लोकसभा में इंडिविजुअली कोई भाषण देना होता है तो उसे किसकी परमिशन लेनी जरूरी होती है? ए प्रधानमंत्री की, बी स्पीकर की, सी राष्ट्रपति की, डी सर्वोच्च न्यायालय की, और ए उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं किसी भी मंत्री को उनकी परमिशन लेनी होती है अपना व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अपना त्यागपत्र देने के बाद में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें 199वें नियम में बोला गया है कि मंत्री को अपना त्यागपत्र देने के विषय में, अपना त्यागपत्र देने के बारे में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष की परमिशन लेना अनिवार्य होता है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। यह मंत्री की अपनी खुद की इच्छा होती है कि वह कुछ कहना चाहता है या नहीं कहना चाहता। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। इस वीडियो में हम 35 ही क्वेश्चंस करेंगे। जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।